हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एग्री IQ। सो जैसा कि हम पिछले लेक्चर में AFOR 5221 सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने उसका पार्ट ए एंड पार्ट बी सॉल्व किया था। तो ये लेक्चर उसी के कंटिन्यूएशन में है, जिसमें हम लोग इन्वायरमेंटल साइंस एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट का पार्ट सी एंड पार्ट डी डिस्कस करने वाले हैं। ये जो पेपर है ये 2021 टू 22 का पेपर है, जिसका पार्ट सी एंड पार्ट डी अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू यू कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, सो दैट मैं आपको और ऐसे क्वेश्चन सॉल्विंग वीडियोस प्रोवाइड कर सकूं, जिससे आपको आपके एग्ज़ाम में बेनिफिट हो और आपका एग्ज़ाम एक अच्छे तरीके से क्लियर हो। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। हमको पार्ट सी से अब स्टार्ट करना है। और हाँ, पिछले लेक्चर में मैंने आपको इसका फिफ्थ आंसर नहीं बताया था, तो ये फिफ्थ आंसर है, ये फॉल्स है। अगर ये जो स्टेटमेंट है, जो अल्फा बायोडाइवर्सिटी इज़ द इंटर कम्युनिटी डाइवर्सिटी एक्सप्रेसिंग द रेट ऑफ स्पीसीज टर्न ओवर पर यूनिट चेंज इन द हैबिटेट, तो ये जो चीज़ है ये होता है हमारा बीटा बायोडाइवर्सिटी में, है ना। तो अगर ये बीटा बायोडाइवर्सिटी होता तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू होता, पर अपने को दिया है अल्फ़ा, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, फॉल्स है। ओके, सो हम लोग पार्ट सी पे चलते हैं। पार्ट सी में हमारा पहला क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। तो ये जो दो टर्म है, बायोटिक और अबायोटिक, ये आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। पर अपने को क्या बोला गया है, इनके बारे में डिफरेंस बताना है, वो भी रिसोर्स, है ना। तो देखते हैं, सबसे पहला है बायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स ऑब्टेन फ्रॉम द इन्वायरमेंट आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्स। रिसोर्स ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स प्रेजेंट इन अवर इन्वायरमेंट आर टर्म्ड एज अबायोटिक रिसोर्स। ऐसे रिसोर्सेज जिनको हमने कहाँ से ऑब्टेन किया है, इन्वायरमेंट से ऑब्टेन किया है ना, तो ये रिसोर्सेज क्या हैं, बायोटिक रिसोर्सेज हैं। पर ऐसे रिसोर्सेज जिनको हमने नॉन लिविंग थिंग से ऑब्टेन किया है, जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, तो ये क्या है, अबायोटिक रिसोर्स है। क्लियर है। अब सेकेंड डिफरेंस हम लोग देखते हैं, बायोटिक रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड एज प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। अबायोटिक रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड एज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। अब जो बायोटिक रिसोर्स है ना, उसको हम लोग कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर की तरह, जो मैंने अभी आपको फूड चेन में बताया था पार्ट बी के क्वेश्चन में, है ना। पर जो अबायोटिक रिसोर्स है उसको हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो ये दोनों टर्म भी हमने पार्ट बी में देखा है कि रिन्यूएबल क्या होता है और नॉन रिन्यूएबल क्या होता है। ओके, अब बायोटिक में हम लोग देखते हैं कि जो फॉरेस्ट है, लाइफ स्टॉक एंड ह्यूमन बींग आर फ्यू एग्जाम्पल, लाइट, रेन, रॉक, सॉइल एंड वाटर आर फ्यू एग्जाम्पल। बायोटिक में हमने क्या देखा कि हम लिविंग थिंग्स से इसको ऑब्टेन कर रहे हैं ना, तो इसके एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, ह्यूमन बींग्स यानी कि हम हो गए, लाइफ स्टॉक हो गया, है ना। और अब अबायोटिक में क्या आएगा, लाइट हो गया, रेन हो गया, रॉक हो गया, सॉइल हो गया, है ना। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ कन्वेंशनल एग्जॉस्टिबल एनर्जी सोर्सेज। मतलब कि कन्वेंशनल एग्जॉस्टिबल एनर्जी सोर्सेज कौन कौन से हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन है, exhaustible resources are those resources which can present in limited quantity and can be completely used by human activities are called exhaustible resource. Example, coal and petroleum. तो एग्जॉस्ट यानी कि जो ख़त्म हो जा रहा है, एग्जॉस्ट हो जा रहा है ना। तो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या हुए, ऐसे रिसोर्सेज जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं, जो एक लिमिटेड क्वांटिटी हैं, लिमिटेड क्वांटिटी में है। मतलब कि अगर ह्यूमन जो है, अगर ह्यूमन बींग्स उसको यूज़ करते ही जाते हैं कंटिन्यूसली, है ना, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि वो क्या होगा, कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो जाएगा। मतलब हमारे एटमॉस्फेयर से पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, हमारे इन्वायरमेंट से। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिबल एनर्जी सोर्सेज बोलते हैं, ठीक है। ऐसे रिसोर्स को हम बोले एग्जॉस्टिबल सोर्सेज। पर जब इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज से हम लोग एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, तब उसको हम लोग क्या करेंगे,
क्या कहेंगे, एग्जॉस्टिबल एनर्जी सोर्सेज। एग्जाम्पल के लिए हमारा कोल और पेट्रोलियम। कोल क्या है, एक अभी के कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे अमाउंट में प्रेजेंट है हमारे पास, है ना, जिससे हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका प्रोसेसिंग करके एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। पर अगर हम लोग इसका कंटिन्यूअस यूज़ करते जाते हैं तो एक ऐसा टाइम आएगा जब ये एक्सटिंक्ट हो जाएगा, यानी कि एग्जॉस्ट हो जाएगा, ठीक, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा एग्जॉस्टिबल एनर्जी सोर्सेज, जिसका एग्जाम्पल है कोल। उसके बाद हम लोग देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में है हमारे पास, इन लिस्ट द कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब जो लैंड है, मतलब कि जो हमारी धरती है उसमें जो डिग्रेड होते जा रहा है वो, है ना, क्या हो रहा है, ख़त्म होते जा रहा है, या फिर उसकी क्वालिटी डिटोरिएट होते जा रही है। तो ये किस कारण से होता है, तो किस कारण से होता है, सबसे पहले हमारे पास सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल में पॉल्यूशन होने के कारण, सॉइल इरोजन, ओवरग्रेजिंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल एट अ रिपीटेड स्टेज एंड ड्रॉट। तो सॉइल में पॉल्यूशन होने के कारण, है ना, सॉइल इरोजन जो हो रहा है, मतलब भूमि कटाक्ष जिसको हम लोग बोलते हैं, सॉइल में इरोजन होते जा रहा है, ओवर ग्रेजिंग हो जा रहा है। जो ग्रेजिंग मैंने अभी आपको पार्ट बी में बताया था, लाइव स्टॉक क्या करते हैं, फील्ड को ग्रेज करते हैं। तो वो ग्रेजिंग जब ज़्यादा हो जा रहा है बहुत, है ना, यानी कि ओवर ग्रेजिंग हो जा रहा है। मिनरल्स का हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, जो अभी हम लोग एग्जॉस्टिबल में देखे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअस उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना, और ड्रॉट। तो ये सब क्या है, लैंड डिग्रेडेशन के कुछ रीजंस हैं, ठीक है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है हमारा, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का फंक्शन हमको बताना है। तो फंडामेंटली इकोसिस्टम फंक्शन आर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट इन द फूड चेन। दिस एक्सचेंजेस sustain plant and animal life on the planet as well as decomposition of organic matter and the production of biomass। तो इकोसिस्टम क्या है, मानी कि इकोसिस्टम का फंक्शन क्या है, तो जो हमारे इन्वायरमेंट में एनर्जी है या फिर न्यूट्रिएंट है उनका फूड चेन के द्वारा एक्सचेंज करना है हमारे इकोसिस्टम का फंक्शन, ठीक है। तो ये क्या करता है, इस एक्सचेंज से क्या होता है कि हमारा जो भी प्लांट है या एनिमल की लाइफ है एक प्लैनेट में, वो सस्टेन करती है, मतलब जिंदा रहती है ना, क्योंकि उसको एनर्जी और न्यूट्रिएंट मिल रहा है तो वो क्या करता है, सस्टेन करता है, ठीक। तो ये हुआ हमारा इकोसिस्टम का फंक्शन कि एनर्जी और न्यूट्रिएंट को एक्सचेंज करना इकोसिस्टम का हमारा फंक्शन होता है, ठीक है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है, राइट डाउन द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। अपने को क्या करना है, जो इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट है यानी कि कंपोनेंट है उसको बताना है। तो क्या क्या रहता है, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया क्या क्या रहता है। सबसे पहले हमारा रहता है एक प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर माने कि जो फूड को प्रोड्यूस कर रहा है, जिसमें क्या आता है, हमारे ग्रासेस वगैरह, है ना। अब प्रोड्यूसर से क्या होता है, एनर्जी हमारा जो कंज्यूमर है, कौन सा कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक। प्राइमरी कंज्यूमर इससे एनर्जी लेते हैं, मतलब कि जो कार्निवोर एनिमल है हमारे, वो इससे एनर्जी ले लेते हैं हमारे प्रोड्यूसर से। उसके बाद इसमें सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर सब आते जाता है ना। ये चीज़ अपन डिस्क्राइब नहीं करते हैं क्योंकि ये सब कंज्यूमर के ही अंदर आते हैं। कंज्यूमर के बाद हम लोग देखते हैं डिकम्पोज़र। डिकम्पोज़र क्या करता है, जब ये सब मर जाते हैं तो मर गए तो इनको जो सड़ता है, ये जिस कारण से सड़ने के बाद न्यूट्रिएंट हमारे सॉइल को मिलेगा, है ना। तो ये सड़ाने का काम कौन करता है, हमारा डिकम्पोज़र, ठीक। उसके बाद रहते हैं अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स। तो जो भी नॉन लिविंग फैक्टर्स वो आते हैं हमारे अबायोटिक, जैसे कि हम लोग अभी पढ़े लाइट वगैरह, और बायोटिक में जो लाइफ स्टॉक है ये सब वगैरह, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ अबाउट पिरामिड ऑफ बायोमास। जो बायोमास का पिरामिड है इसके बारे में अपने को डिस्क्राइब करना है कि ये क्या होता है, ठीक। तो अब बायोमास पिरामिड इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टोटल लिविंग बीइंग बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स इन एन इकोसिस्टम। Biomass is calculated as the mass of living organism present at each tropic level in a given sample size. It can be represented as a dry weight in gram or calorie per unit area. तो बायोमास क्या होता है,
कि मतलब बायोमास पिरामिड क्या है, तो जब हम लोग टोटल जो लिविंग बायोमास है या फिर जो टोटल ऑर्गेनिक मैटर है हमारे हर एक ट्रॉपिक लेवल में, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, वो होता है हमारा बायोमास का पिरामिड। अब बायोमास क्या होता है, तो एक ट्रॉपिक लेवल में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उनके मास को जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बायोमास। तो इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं, देखो ट्रॉपिक लेवल का मतलब क्या हुआ, जैसे ये हमारा पहला ट्रॉपिक लेवल हो गया, ये हमारा दूसरा ट्रॉपिक लेवल हो गया, ये तीसरा और ये चौथा। तो ये इन सेक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया प्रोड्यूसर में क्या आएंगे आपके ग्रासेस। अब इन ग्रासेस का अगर क्या है वेट है, टोटल बायोमास है हमारा 1000 kg, ठीक। तो मैंने बताया अभी कि हर्बीवोर उसको कंज्यूम करते हैं, तो हर्बीवोर को इससे कितना एनर्जी मिल रहा है 100 kg। फिर कार्निवोर जब इसको कंज्यूम करेगा तो ये कितना मिलता है 10 kg। फिर जब टॉप कार्निवोर कंज्यूम करता है उसको मिलता है सिर्फ 1 kg। तो इस लॉ को हम लोग बोलते हैं 10% एनर्जी ट्रांसफ़र का लॉ, ठीक है, ठीक। ये होते हैं हमारे बायोमास का पिरामिड। तो जब हम लोग बायोमास का पिरामिड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में देखते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होता है, जो लैंड से रिलेटेड है, तब ये बनता है हमारा अपराइट। ये मैंने आपको उसमें पार्ट ए में भी बताया था। अब जब हम लोग इसको एक्वाटिक के लिए देखते हैं तो ये कैसे बनता है हमारा इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, ठीक। ये हो गया हमारे दो टाइप का बायोमास। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, व्हाट इज एनर्जी फ्लो, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि एनर्जी फ्लो क्या होता है। तो एनर्जी फ्लो क्या है, द केमिकल एनर्जी ऑफ फूड इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। This energy is transmitted to different trophic level along the food chain. The energy flow is based on two different laws of thermodynamics. First law of thermodynamics that states that energy can neither be created nor destroyed. It can only change from one form to another. Second law of thermodynamics that states that the energy is transferred more and more of its wasted. मतलब कि जो एनर्जी है, सबसे पहले क्या है हमारा मेन सोर्स क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एनर्जी है, ठीक है। और हमारे एनर्जी का मेन सोर्स क्या है, तो फूड है, फूड से हमको एनर्जी मिलती है। अब जो एनर्जी मैं जैसे कि मैंने अभी आपको ट्रॉपिक लेवल्स वाले में बताया कि 10% लॉ जो होता है ना एनर्जी ट्रांसफ़र का, तो जो एनर्जी है वो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स में फूड चेन के द्वारा क्या करता है, ट्रेवल या फिर ट्रांसमिट होता जाता है, ठीक। अब ये जो एनर्जी फ्लो है, ये जो दो लॉज हैं थर्मोडायनेमिक्स के उस पे बेस्ड है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा क्या बोलता है कि एनर्जी ना तो क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है। और जो हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये क्या बोलता है कि हमारा जो एनर्जी है वो जितना ज़्यादा ट्रांसफ़र हो, मतलब एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड मोर एंड मोर ऑफ इट वेस्टेड, मतलब कि हमारा एनर्जी वेस्ट नहीं होता है बल्कि जितना ज़्यादा पॉसिबल हो उतना ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, पर कहीं पे भी एनर्जी वेस्ट नहीं होता है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 ये क्या है, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के डिफरेंट जो टाइप्स हैं उनको एक्सप्लेन करने बोला गया है, ठीक है। तो देर आर द फॉलोइंग 3 डिफरेंट टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नीचे हमको कुछ बायोडाइवर्सिटी के टाइप्स दिए हुए हैं जो कि क्या क्या हैं, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। तो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या है, जो जीन लेवल पे डिफ़र कर रहे हैं, है ना। स्पीसीज मतलब जो स्पीसीज लेवल पे, और इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी मतलब जो इकोलॉजिकल लेवल पे डिफ़र कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा अलग अलग टाइप का बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, मतलब कि वाटर पॉल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट्स हैं। तो क्या क्या है, वाटर पॉल्यूशन इज द मिक्सिंग ऑफ पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक सोर्सेज with water which resulting in reduced water quality. Jaundice, diarrhea, typhoid, cholera and other ailments occur when contaminated water is consumed. सबसे पहले बताया गया है कि वाटर पॉल्यूशन होता क्या है। तो वाटर पॉल्यूशन क्या है, जब हमारे वाटर में जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं, पॉल्यूटेंट्स मैंने क्या बताया था कि पॉल्यूशन कॉजिंग जो भी एजेंट्स हैं, जैसे कि इंडस्ट्री का वेस्ट हो गया, जो डोमेस्टिक सोर्स है मतलब हमारे घर से जो नाली या गंदा पानी निकलता है, ये सब जब वाटर से मिल जाते हैं तो हमारा वाटर क्या हो जाता है, पॉल्यूट हो जाता है, और जो नेचुरल वाटर जो फ्लो हो रहा है उसकी क्वालिटी क्या होती है, गिर जाती है, यानी कि रिड्यूस हो जाती है। और जब इन पॉल्यूटेड वाटर को हम लोग कंज्यूम करते हैं तो क्या होता है, हमको जॉन्डिस, डायरिया, टाइफाइड, कोलेरा इन जैसी बीमारीज मतलब बीमारियां इन जैसी बीमारियां अपने को हो जाती हैं। ठीक है, अब क्या क्या इफ़ेक्ट है वाटर पॉल्यूशन के, ये अपने क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ये हम लोग अभी एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्या है, द मरीन प्लांट एंड एनिमल विच आर डिपेंडेंट ऑन वाटर आर डाइज ड्यू टू ड्रिंक टॉक्सिक वाटर, मतलब कि ऐसे प्लांट्स और एनिमल जो सिर्फ वाटर पे डिपेंडेंट है वो मर जाते हैं, क्योंकि जो वाटर पॉल्यूटेड वाटर है वो क्या होता है, टॉक्सिक होता है। ठीक है, एवरी ईयर मेनी एज बिलियन ऑफ पाउंड्स ऑफ वेस्ट प्लास्टिक फाइंड up in the ocean. The whole food chain is impacted by rising chemical content in the river water which is absorbed by marine organisms. हर साल क्या होता है, 6 बिलियन पाउंड जो प्लास्टिक है वो अपने को ओशन में मिलता है, और इन प्लास्टिक से क्या होता है, जो फूड चेन है हमारा मरीन ऑर्गेनिज्म का, ये डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि उसमें जो केमिकल कंटेंट है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो भी ऑर्गेनिज्म हमारे ओशंस वगैरह में प्रेजेंट है वो सब किल हो जाएंगे, है ना। उसके बाद थर्ड इफेक्ट, वेरियस इलनेस सच एज कॉलेरा एंड टाइफस आर कॉज्ड बाय पॉल्यूटेड वाटर, मतलब कि हमको बहुत सारी बीमारीज हो सकती हैं, जैसे कि कॉलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, टाइफस हो गया, है ना। फिर हम लोग देखते हैं जो एसिड रेन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर पॉल्यूशन सिंस व्हेन एसिड रेन फॉल इज मिक्सेज विथ रिवर वाटर एंड कॉन्टामिनेट इट एज वेल एज किल मरीन लाइफ। अब क्या होता है, एसिड रेन कैसे होता है, जब हमारा जो एसिड कंटेंट है वाटर में इंक्रीज हो गया तो एसिड रेन होता है। तो रेन कहाँ से होता है, एवापोरेशन से। तो अगर हमारा जो लैंड में वाटर प्रेजेंट है उसी में अपना एसिड कंटेंट बढ़ जा रहा है ना, वही पॉल्यूटेड हो जा रहा है, तो वही तो एवापोरेट होगा ना, मतलब उसमें भी क्या है, एसिड की मात्रा ज़्यादा है, तो एसिड रेन भी क्या होता है, इसके कारण होता है। ठीक, फिर एसिड रेन से क्या क्या दिक्कत आएंगी, तो जो ऊपर हम लोग पढ़े वही सब दिक्कत एसिड रेन से भी आएंगी। वाटर पॉल्यूशन कॉजेज 842,000 डेथ पर ईयर, वाटर पॉल्यूशन के कारण हर साल 8,42,000 मतलब कि 8,42,000 डेथ हर साल होता है। ठीक है, अब awareness about water pollution prevention and water conservation should be taught in village and rural region to make people aware of ill effect of water before being discharged into river, and used water from factory waste water should be properly treated। जब हम लोग क्या मतलब जो विलेज के पीपल्स हैं ना, वो जनरली क्या होते हैं, इलिटरेट होते हैं। अभी के टाइम पे ऐसा नहीं है, पर फिर भी एक रेशियो है कि विलेज के पीपल क्या होते हैं, इलिटरेट होते हैं। तो हम लोग को उनको जानकारी देना है इन सब के बारे में, और जो भी वाटर हम लोग रिवर वगैरह में रिलीज़ कर रहे हैं उनको रिलीज़ करने से पहले अपने को उसको क्या करना है, ट्रीट करके रिलीज़ करना है। ओके, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, राइट डाउन द कॉज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन किन किन कारणों से होता है, इस चीज़ को अपने को बताना है। तो क्या क्या कारण है, सबसे पहले रॉन्ग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, इंडस्ट्रियल वेस्ट, अर्बनाइजेशन, बायोमैग्निफिकेशन, डिफॉरेस्टेशन, डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो जो भी हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर ये गलत तरीके से जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, इसके कारण हमारा सॉइल में क्या होता है, पॉल्यूशन हो जाता है। कैसे, तो जो हम लोग केमिकल्स का यूज़ करते हैं, इसमें क्या यूज़ करते हैं, केमिकल्स। ठीक है, तो ये सब हमारे आते हैं रॉन्ग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अंदर। इन सब के कारण हमारे सॉइल में क्या होता है, पॉल्यूशन होता है।
जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है ये हम लोग सॉइल में क्या करते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। ठीक, फिर अर्बनाइजेशन, तो बिल्डिंग्स वगैरह बनते जा रही हैं हर जगह, जो नेचुरल लैंड है उसमें क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, सॉइल में पॉल्यूशन आता है। बायोमैग्निफिकेशन, डिफॉरेस्टेशन मतलब प्लांट्स की कटिंग डाउन जो होती जा रही है, जिसके बारे में हमने अभी पहले भी पढ़ा, इसके कारण भी सॉइल का पॉल्यूशन हो रहा है। फिर जब हम लोग सॉलिड वेस्ट को अपने ग्राउंड में क्या कर देते हैं, डंप कर देते हैं, एक जगह पे सॉलिड वेस्ट इकट्ठा करते जाते हैं, है ना, इससे क्या होगा, हमारे यहाँ के सॉइल पे तो पॉल्यूशन होगा ही ना, तो अल्टीमेटली ये हमारे पूरे सॉइल में पॉल्यूशन कॉज कराता है। ठीक है, तो ये हमारे सॉइल पॉल्यूशन के कुछ कारण हुए। अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हम पहले भी देख चुके हैं, बट लेट्स सी इट अगेन कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ प्रोसेस दैट अकर्स व्हेन gas in earth's atmosphere trap the sun heat. This process make earth much warmer that it would be without an atmosphere. The greenhouse effect is one of the thing that makes earth a comfortable place to live. greenhouse effect क्या है कि मतलब कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है ना, इसमें कुछ गैसेस प्रेजेंट होती हैं, तो ये जो सन की हीट हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ रही है उसको ये क्या करता है, ट्रैप करके रख लेता है। अब जब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस गैसेस के कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है तो ये हार्मफुल होता है, वो तो है ही, है ना, पर जो ग्रीन हाउस इफेक्ट ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी है अगर ये हमारे अर्थ में प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो क्या होता कि हम लोग यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाते, ये जो एटमॉस्फेयर है ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता। ठीक है, तो हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही हमारे इन्वायरमेंट में क्या है, कंफर्टेबली प्रेजेंट है। ठीक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11, और इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है वो अपने कोर्स से ही रिलेटेड है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको उस पर इसमें मेंशन नहीं किया है, वो आप इजीली भी लिख सकते हैं, है ना, तो मैंने उसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो इस तरीके से हमारा पार्ट सी ख़त्म होता है। अब हम लोग चलते हैं अपने पार्ट डी की ओर। और अगर आपको किसी को भी इसमें से क्वेश्चन नंबर 12 में डाउट होगा तो आप इसी वीडियो के कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में, आई विल डेफिनेटली आंसर इट देयर। ओके, सो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ पार्ट डी। तो पार्ट डी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन द स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ इन डिटेल। जो इन्वायरमेंटल स्टडी का कोर्स हम लोग पढ़ रहे हैं उसके स्कोप क्या क्या हैं इसके बारे में अपने को लिखना है ना। तो ये क्या क्या है, Environmental studies or environmental science is a vast subject. It is a multidisciplinary subject consisting of many subjects like geology, ecology, geography, chemistry, physics, sociology, history, economics, political science, commerce, management science, etc. ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है ना, जिसको हम लोग इन्वायरमेंटल साइंस भी बोलते हैं, ये एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। ये बहुत सारी चीज़ों को अपने साथ इंक्लूड करके रखता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को, जैसे कि जियोलॉजी को, इकोलॉजी को, ज्योग्राफी को, केमिस्ट्री को, फिजिक्स को, इकोनॉमिक्स को, पॉलिटिकल साइंस को, कॉमर्स को, मैनेजमेंट साइंस को, है ना, इन सबको अपने साथ इंक्लूड करके चलता है हमारा इन्वायरमेंटल स्टडीज़। अब इसके हमारे जो एस्पेक्ट जिनको ये कवर करता है यानी कि स्कोप्स को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है हमारे पास, इट स्टडीज़ द फंक्शन ऑफ द वेरियस कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट सच एज अबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट। It studies how all the components of nature and living organisms include man adapt and interact with each other. It is concerned with the analysis of the process in water, air, land and organisms which lead to environmental pollution and environmental degradation. It studies the effect of environmental pollution and measures for controlling it. It sets scientific basis for establishing standards which are accepted as safe, clean and healthy for man, animal and bird, aquatic life, etc. क्या बोल रहे हैं
कि इसमें हम लोग बहुत सारे बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं, है ना। ये जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो मैन अडेप्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहा है, उस पर डिपेंडेंट है, सारे कंपोनेंट्स को ये स्टडी करता है। इसमें हम लोग वाटर को, एयर को, लैंड ऑर्गेनिज्म, इन सब को क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में स्टडी करता है और उसके इफ़ेक्ट को मैनेज करता है और कुछ मेजर्स लेता है उसे कंट्रोल के लिए, है ना। ये एक साइंटिफिक बेसिस है जिससे हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश कर सकते हैं, है ना। और ये हमारे मैन के लिए, एनिमल के लिए, बर्ड्स के लिए, प्लांट के लिए, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या करता है, एक हेल्दी लाइफ क्रिएट करता है, ठीक है। अब it studies vital issues concerning human activity, clean drinking water, fresh air, hygienic living condition, fertile soil, ecological balance, environmentally sustainable development, etc. It deals not only with the environmental problems which are of local importance but also with global environmental issues such as greenhouse effect and global warming, acid rain depredation. It also covers the study of environmental law, environmental management and sustainable development. मतलब कि ये क्या करता है, जो भी ह्यूमैनिटी है ना, या फिर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, फ्रेश एयर है, इन सब की इश्यूज से कंसर्न करता है और ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव करता है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्रिएट करता है। ये ना तो सिर्फ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से डील करता है बल्कि जो लोकल इम्पोर्टेंस है उसको भी इंश्योर करता है। जो भी इन्वायरमेंटल लॉज हैं या फिर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट है, उन सबको भी ये सस्टेन करता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो है, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन किन किन कारणों से होता है, मतलब कि जो फॉरेस्ट की कटाई होती है ये किन किन कारणों से होता है, इस चीज़ को अपने को एक्सप्लेन करना है। तो क्या क्या है, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर, look no further than your dinner plate because industrial agriculture accounts for 85% of deforestation worldwide. Timber logging, mining, expansion and infrastructure, climate change. ठीक, सबसे पहले बोला गया है इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर। तो इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर से जो हम लोग इंडस्ट्री में प्रोसेसिंग करके जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ठीक। जैसे कि अपने को दूर समझने की ज़रूरत नहीं है, हम अभी जो अपने डिनर प्लेट को देख रहे हैं बस इसी से हम समझ सकते हैं, है ना। आज की डेट पे अपन क्या यूज़ करते हैं, तो जो सेमी सॉलिड होता है, माने कि हमारे जो फाइबर की प्लेट्स हैं ये यूज़ करते हैं हम लोग, है ना। तो ये कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो इसके कारण हमारा 85% तक का डिफॉरेस्टेशन होता है। जो टिम्बर लॉगिंग है, मतलब कि टिम्बर्स के मतलब कि जो हम लोग फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, इनके कारण डिफॉरेस्टेशन होता है। जो माइनिंग हम लोग कर रहे हैं, माइनिंग करने से पहले लैंड को क्लियर करना ज़रूरी है। अब लैंड पे हमारा फॉरेस्ट प्रेजेंट है तो उसके कारण डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। जो भी हमारा इंडस्ट्री है उनका एक्सपांशन हो रहा है या इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, उसके लिए भी अपने को लैंड की ज़रूरत है, तो उससे डिफॉरेस्टेशन होता है। और क्लाइमेट चेंज के कारण डिफॉरेस्टेशन होता है, ठीक है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है, डिफाइन इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड राइट इट डिफरेंट टाइप। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है और उसके क्या क्या टाइप हैं, ठीक। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन इज द प्रोसेस बाय विच द मिक्स ऑफ स्पीसीज एंड हैबिटेट इन एन एरिया चेंजेस ओवर टाइम। Gradually, this community replace one another until a climax community like a mature forest is reached or until a disturbance like fire occur. इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जिससे जो स्पीसीज़ हैं एक हैबिटेट में वो एक दूसरे से क्या होती हैं, मिक्स हो जाती हैं और एक एरिया में टाइम टू टाइम क्या होती हैं, चेंज होती रहती हैं, ठीक है। तो ये कम्युनिटी क्या करते हैं, एक दूसरे को रिप्लेस करते रहते हैं तब तक जब तक एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी नहीं आ जाए। जैसे कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी किसको बोल रहा है, तो मैं एक मैच्योर फॉरेस्ट को, या फिर एक ऐसा कंडीशन ना आ जाए जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, जैसे कि क्या होता है कभी कभी फायर लग जाता है। तो ये होता है हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन के टाइप्स बोला गया है अपने को, तो दो तरीके के इकोलॉजिकल सक्सेशन होते हैं। एक होता है हमारा प्राइमरी सक्सेशन और एक होता है हमारा सेकेंडरी सक्सेशन। तो प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है,
न्यूली एक्सपोज्ड और न्यूली फॉर्म्ड रॉक इज कॉलोनाइज्ड बाय लिविंग थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या होता है, किसी भी रॉक में न्यू थिंग एक्सपोज होता है, एक नया कॉलोनी बनता है, ठीक। ये हुआ हमारा प्राइमरी सक्सेशन, फर्स्ट टाइम उसमें सक्सेशन हो रहा है ना, नया चीज फॉर्म हो रहा है फर्स्ट टाइम के लिए। पर सेकेंडरी सक्सेशन क्या है, एन एरिया दैट वाज प्रीवियसली ऑक्यूपाइड बाय लिविंग थिंग्स इज डिस्टर्ब्ड देन रिकोलोनाइज्ड। मतलब क्या होता है, एक ऐसा एरिया है जहाँ पे पहले भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, मतलब कि लिविंग थिंग्स प्रेजेंट है, लेकिन क्या होता है वो एक बार डिस्टर्ब हो चुका रहता है, पर वो उसमें फिर से लिविंग थिंग्स स्टार्ट होते हैं, तो वो हुआ हमारा सेकेंडरी सक्सेशन। मतलब कि जब रिकोलोनाइजेशन हो रहा है तो वो सेकेंडरी सक्सेशन हुआ, पर जब किसी भी चीज़ में फर्स्ट टाइम लिविंग थिंग्स आते हैं तो वो हमारा प्राइमरी सक्सेशन होता है। अब हम लोग देखते हैं कि प्राइमरी सक्सेशन का एक डायग्राम, ठीक है, डायग्राम के फॉर्म पे समझते हैं। तो जैसे कि हमारा क्या है, बेयर रॉक प्रेजेंट है। बेयर रॉक मतलब उसमें कुछ नहीं है, अपन देख पा रहे हैं ना यहाँ, इसमें कुछ नहीं है, बस रॉक प्रेजेंट है। अब इसमें लाइकन्स आ गई, ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ये क्या है, हमारे लाइकेंस हैं। अब ये लाइकन्स क्या होते हैं, मतलब ये लाइकन्स के थ्रू क्या होता है, लिविंग थिंग उसमें डेवलप हुआ है ना। फिर छोटे छोटे एनुअल प्लांट्स आ गए, ये जो है अपनी ये छोटे छोटे क्या हैं, एनुअल प्लांट्स आ गए, और साथ में अभी भी क्या है, लाइकन्स प्रेजेंट है। अब ये जो छोटे प्लांट्स थे वो डेवलप हो गए, क्या बन गए, ग्रास बन गए और पेरेनियल्स बन गए, ठीक है। अब क्या होता है कि ये ग्रास डेवलप हो गए, क्या बन गए, हमारे श्रब्स वगैरह में कन्वर्ट हो गए, ठीक, और पाइन्स ट्रीज इन सब में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब क्या हुआ, क्लाइमेक्स कम्युनिटी आया, मतलब कि ये पूरे तरीके से फॉरेस्ट में डेवलप हो गए। तो हमने क्या पढ़ा था कि ये तब तक चलता है जब तक कोई क्लाइमेक्स कम्युनिटी ना आ जाए या फिर फायर वगैरह ना हो जाए। तो इसमें क्या हुआ, क्लाइमेक्स कम्युनिटी आया, तो यहाँ तक उसका डेवलपमेंट क्या हुआ, चलता ही रहा, तो ये होता है हमारा सक्सेशन या फिर प्राइमरी सक्सेशन। और सेकेंडरी सक्सेशन क्या होगा, तो जब ये फॉरेस्ट क्या हुआ, अगर बर्न हो जाता है तो ये ख़त्म हो जाएगा और एक लैंड में क्लियर हो जाएगा। अब इसी फॉरेस्ट वाले लैंड में जब दोबारा डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ लिविंग थिंग्स का, तो ये होगा हमारा सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक। क्लियर है प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, राइट इन डिटेल मेथड ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का मेथड लिखना है हमने को, है ना। तो हम लोग दो मेथड देखेंगे, एक फिजिकल मेथड, दूसरा केमिकल मेथड। तो फिजिकल मेथड में क्या है, फॉर मैकेनिकल प्रिपरेशन सच एज एरेशन, सेडिमेंटेशन और थर्मल इन्फ्लुएंस। दिस ऑल्सो इंक्लूड्स द यूज ऑफ स्क्रीन्स, filters and sieves. Biological process such as anaerobic wastewater treatment, biochemical oxidation or sludge digestion. Physical treatment such as neutralization, disinfection, flocculation and precipitation. Membrane processes such as filtration, osmosis and nanofiltration. The highest volume of wastewater to be treated is in municipal wastewater treatment plants, which is why a more diverse communication and a more effective procedure is necessary here. The procedure used depend on the type of wastewater treatment. फिजिकल ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिकल प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि एरेशन के लिए कर दिए, सेडिमेंटेशन के लिए कर दिए, या फिर थर्मल इन्फ्लुएंस है उसको ट्रीट, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का जब हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो हुआ फिजिकल प्रोसेस, और जब केमिकल प्रोसेस का यूज़ कर रहे हैं तो वो हुआ हमारा केमिकल ट्रीटमेंट। तो इसमें क्या आ जाएगा, जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन है ना, डिसइंफेक्शन करना, फ्लोक्यूलेशन करना, प्रेसिपिटेशन करना, फिल्ट्रेशन, ओस्मोसिस, नैनो फिल्ट्रेशन, ये सब क्या होता है हमारा केमिकल प्रोसेस। और जिसमें हम लोग फिजिकल या फिर मैकेनिकल प्रिपरेशन कर रहे हैं ये होता है हमारा फिजिकल प्रोसेस। क्लियर है। तो दो तरीके से हम लोग वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं, और इन दोनों मेथड को आपको डिटेल में देखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आपको केमिकल प्रोसेस बस पूछ सके या फिर सिर्फ फिजिकल प्रोसेस पूछे, ठीक है। तो इन दोनों मेथड को आपको डिटेल में देखना है। अब हम लोग देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, डिफाइन द नॉइस पॉल्यूशन एंड राइट डाउन द कंट्रोल मेजर ऑफ नॉइस पॉल्यूशन।
पहले नॉइस पॉल्यूशन क्या होता है ये बताना है, फिर अपने को नॉइस पॉल्यूशन के लिए कंट्रोल मेजर्स बताने हैं। तो देखते हैं नॉइस पॉल्यूशन। द अनवांटेड एंड अनप्लीजेंट साउंड is termed as noise pollution. The effect of noise pollution includes hearing and sleeping disorder. Cause of noise pollution are transportation, industries, and social events. The two main type of noise pollution are environmental and man-made noise pollution. तो नॉइस पोल्यूशन क्या होता है, तो अनप्लीजेंट या फिर अनवांटेड साउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉइस पोल्यूशन बोलते हैं। ऐसा साउंड जो कि हमको क्या करता है, चिड़चिड़ाहट ले आता है या फिर इरिटेट करे जो साउंड अपने को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉइस पोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब नॉइस पोल्यूशन के कारण क्या होता है, तो हियरिंग या फिर स्लीपिंग डिसऑर्डर, मतलब हम लोग अच्छे से सो नहीं पाते हैं या सुन नहीं पाते हैं। ठीक है, नॉइस पोल्यूशन होता क्या है, होता क्यों है, तो ट्रांसपोर्टेशन के कारण होता है, इंडस्ट्रीज़ के कारण होता है, या फिर जो सोशल इवेंट्स होते हैं। अब सोशल इवेंट्स में क्या आ गए, जैसे कि पार्टी वगैरह होते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है, हाई पिच पे सॉन्ग वगैरह चलते हैं, तो ये सब क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन के कारण है। अब दो तरीके के नॉइस पोल्यूशन होते हैं, एक इन्वायरमेंटल और दूसरा मैन मेड। इन्वायरमेंट के कारण हो, है ना, और एक मैन मेड हो। ठीक, तो इन्वायरमेंट के कारण कैसे हो गए, जैसे कि क्या समझ सकते हैं, इन्वायरमेंट के कारण हम लोग जो भी अर्थक्वेक वगैरह होते हैं, है ना, या अपना क्या होता है, कभी कभी जो लाइटनिंग होती है वो क्लाउड्स में, है ना, ये सब क्या होते हैं, नॉइस पोल्यूशन में आते हैं। अब नॉइस पोल्यूशन को हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे, तो कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, honking in public place like teaching institute, hospital, etc. should be banned. In commercial, hospital and industry building, adequate soundproof systems should be installed. Musical instruments sound should be controlled to desirable limit. Dense tree cover is useful in noise pollution prevention. Explosives should not be used in forest, mountain and mining area. ठीक है, तो क्या होता है, जो पब्लिक प्लेसेस जैसे कि स्कूल वगैरह पे आप देखे भी होंगे कि वहाँ पे हॉर्न बना हुआ रहता है, उस पर क्रॉस का साइन रहता है, मतलब उन सब एरियाज़ पे हॉर्न बजाना क्या होता है, प्रोहिबिटेड होता है। तो ऐसे मेजर्स का यूज़ कर सकते हैं हम लोग कि हॉस्पिटल हो गया, पब्लिक प्लेस हो गया, या टीचिंग इंस्टीट्यूट हो गया, वहाँ पे हॉन्गिंग बैन हो, मतलब कि हॉर्न नहीं बजाना है। जो भी कमर्शियल बिल्डिंग्स है, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, है ना, जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, इन सब में साउंड प्रूफ सिस्टम लगा होना चाहिए। जो भी म्यूज़िक सिस्टम है वो एक टाइम तक ही, जैसे कि अभी भी 10 बजे के बाद अपन हाई म्यूज़िक नहीं चला सकते हैं बिना पुलिस परमिशन के, तो ऐसे टाइप के मेजर्स लेने चाहिए, है ना। जहाँ पे डेंस ट्री कवरिंग होता है वहाँ पे नॉइस पॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक, तो ये सब अपने को यूज़ करना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, What is climate change and discuss the effect of climate change on agriculture production. Climate change क्या होता है और climate change का एग्रीकल्चर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो climate change क्या है, refers to long term shift in the temperature and weather pattern. Such shift can be natural due to change in the sun's activity or large volcanic eruption. Climate change can be disrupt food availability, reduce access to food, and affect food quality. For example, projected increase in temperature, change in precipitation pattern, change in extreme weather event, and reduction in water availability may all result in reduced agriculture productivity. तो क्लाइमेट चेंज क्या होता है, जब एक लंबे समय के लिए, है ना, टेम्परेचर में या फिर मौसम के पैटर्न में चेंज आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। ठीक है, ऐसा शिफ्ट क्या होता है हमारा वॉल्केनिक इरप्शन के कारण होता है या फिर नेचुरली ही होगा। क्लाइमेट में ह्यूमन का तो ह्यूमन का इंटरवेंशन, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म के लिए है, तुरंत उसके चक्कर में क्लाइमेट शिफ्ट नहीं होता है ना। तो ये क्या होता है, नेचुरल कारण से होता है। तो क्लाइमेट चेंज क्या होता है, हम देखें कि लॉन्ग टर्म जब वेदर का शिफ्ट हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। ठीक, अब क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट बोला गया है तो क्या क्या होता है, फूड की अवेलेबिलिटी में इफेक्ट हो सकता है ना,
और फूड की क्वालिटी में इफ़ेक्ट हो सकता है। कैसे? तो अगर कहीं पे क्या होता है कि टेम्परेचर रेज हो गया या फिर प्रेसिपिटेशन पैटर्न में चेंज आ गया, जो हमारा वेदर इवेंट है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा, तो हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी, जैसे कि टेम्परेचर हाई हो गया तो हमको प्रोडक्शन क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। प्रेसिपिटेशन लो हो गया तो प्रोडक्शन अपने को मिलेगा ही नहीं, जो भी हमारा क्रॉप है वो क्या हो जाता है, सब लॉगिंग हो जाता है उनमें, है ना। तो ऐसे सब प्रॉब्लम आते हैं, तो यही इफ़ेक्ट होता है क्लाइमेट चेंज का हमारे एग्रीकल्चर पे। ठीक, इसको आंसर को अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको इनमें कुछ और मेजर्स लिखने हैं क्लाइमेट चेंज को, और उनके मतलब उनसे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सब भी आपको इसमें इंक्लूड करना है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? व्हाट इज़ नेचुरल डिज़ास्टर एंड देयर मिटिगेशन मेजर। नेचुरल डिज़ास्टर क्या होता है और क्या क्या उसके मिटिगेशन मेजर हैं, ये अपने को बताना है। तो देखते हैं। अ डिज़ास्टर इज़ अ सडन कैलेमिशियस इवेंट दैट सीरियसली डिसरप्ट्स द फंक्शनिंग ऑफ अ कम्युनिटी और सोसाइटी एंड कॉज ह्यूमन मटेरियल and economic environmental losses that exceeds the community's or society ability to cope using its own resource. Through often caused by nature, disaster can have human origin. ठीक, अब नेचुरल डिज़ास्टर क्या होता है? तो एक सडन या फिर कैलेमिशियस इवेंट जो होता है ना, जो हमारे कम्युनिटी को क्या करता है, तुरंत उसमें डिसरप्ट फंक्शनिंग कर देता है ना, या फिर एडवर्स कंडीशन ले आता है, जो कि ह्यूमन को या फिर इन्वायरमेंटल जो भी चेंजेस हैं उसको अफेक्ट करता है, सोसाइटी की एबिलिटी को अफेक्ट करता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिज़ास्टर। ठीक, अब ये डिज़ास्टर कितने तरीके के होते हैं ये देखते हैं हम लोग, है ना। टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर या फिर टाइप्स ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर। तो क्या क्या होता है? हाइड्रोलॉजिकल, क्लाइमेटोलॉजिकल, मीटियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल। ठीक, अब इन सब में क्या आएगा? क्लाइमेट, जैसे कि हाइड्रोलॉजिकल में क्या होगा, जो हमारा फ्लड्स वगैरह हैं ये सब हमारे हाइड्रोलॉजिकल डिज़ास्टर में आएंगे। क्लाइमेटोलॉजिकल में क्या आएगा कि एक्सट्रीम टेम्परेचर, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ जा रहा है या बहुत ज़्यादा कम हो जा रहा है, ड्रॉट हो जा रहा है ना, फायर लग जा रहा है कहीं पे भी, मतलब आग जैसे जंगल में लग जाता है ना, वाइल्ड फायर जिसको बोला जाता है वो। मीटीरियोलॉजिकल में क्या होगा? साइक्लोन्स का आना या स्टॉर्म्स आ जाना, है ना। बायोलॉजिकल में क्या होगा? तो इंसेक्ट या पेस्ट जो इन्फेस्ट एपिडेमिक या एंडेमिक कॉज हो जाता है वो सब आएगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं टेक्नोलॉजिकल और मैन मेड हैजार्ड्स, कन्फ्लिक्ट, फेमाइन, डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट और ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट आर इवेंट्स दैट कॉज्ड बाय ह्यूमन और अकर इन क्लोज टू ह्यूमन सेटलमेंट। ये तो हुआ हमारा जो हम देखें नेचुरल हजार्ड। अब जो मैन मेड हजार्ड होते हैं, है ना, मैन मेड हजार्ड मतलब क्या हुआ? जैसे कि इमरजेंसी कंडीशन आ जाता है ना, या फिर जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो जाता है जिसके कारण क्या होता है, इंडस्ट्री में उस एरिया में बहुत ज़्यादा एबरेंट कंडीशन आ जाता है और ऐसा कंडीशन आ जाता है कि अपने को वहाँ से दूसरे जगह सेटल होना पड़ता है। तो ये सब क्या होता है हमारा मैन मेड हैजार्ड में आता है। क्या क्या आएगा? इंडस्ट्रियल, जो इंडस्ट्रीज़ में एक्सीडेंट हो रहा है, जो ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट है ना, या फिर डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन है, फेमाइन का कंडीशन आ जा रहा है, ये सब हमारे मैन मेड हजार्ड में आते हैं। अब हम लोग को इसमें दूसरा चीज टर्म बोला गया था मिटिगेशन के बारे में। तो मिटिगेशन क्या है? मिटिगेशन इज डिफाइंड as sustained action that reduces or eliminates long-term risk to people and property of natural hazards and their effect. It describes the ongoing effect at the federal, state, local and individual level to lessen the impact of disaster upon our family, home, community and economy. Mitigation क्या है? ये एक सस्टेन्ड एक्शन है, ठीक है, जो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म रिस्क है अपने पे डिज़ास्टर के थ्रू, उससे हम लोग बच के जो प्रॉपर्टीज़ है नेचुरल हैजर्ड्स की, उनकी इफ़ेक्ट से दूर जा रहे हैं, है ना, और एक सस्टेनेबिलिटी अपने लाइफ में आ रहे हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मिटिगेशन बोलते हैं। ठीक, ये क्या है? एक इवेंट है जो हम लोग अपने लिए या हमारी फैमिली या होम या कम्युनिटी या इकोनॉमी के लिए लेते हैं, ताकि हम लोग डिज़ास्टर के इफ़ेक्ट से दूर रहें और अपने लाइफ में सस्टेनेबिलिटी ला सकें। ये होता है मिटिगेशन। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका ख़त्म होता है, जो हमारे पार्ट डी का और आज का लास्ट क्वेश्चन था।
इसमें बचा सिर्फ आपका पार्ट सी का जो क्वेश्चन नंबर 12 था। तो मेरे को लगा था कि उसमें आप पे कोई डाउट नहीं होगा, पर अगर आपको उसमें कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट द क्वेश्चन, आई विल डेफिनेटली आंसर इट। ओके, उसके बाद सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टूडेज़ लेक्चर। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू यू मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए कि मैं आपको और ऐसे क्वेश्चन सॉल्विंग वीडियोस प्रोवाइड कर सकूं जिससे आपको आपके एग्ज़ाम में बेनिफिट हो और आपका एग्ज़ाम एक अच्छे तरीके से कवर हो सके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।